अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने NA 75 डस्का के ज़िम्नी इलेक्शन में नताइज गायब होने के मामले की समाअत की। दौरान समाअत रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन को ये बताया कि हल्के में 360 पोलिंग स्टेशंस थे और 1:45 बजे तक 305 पोलिंग स्टेशंस के नताइज आ गए थे। 337 पोलिंग स्टेशन का अंदराज 3:30 बजे तक हो चुका था। 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में ताख़ीर पर उनसे राब्ते की कोशिश की गई। 19 प्रिजाइडिंग ऑफिसर से राब्ता नहीं हो रहा था, सिर्फ एक को बेल जा रही थी। RO ने यह बताया कि पोलिंग स्टेशन का 30-40 किलोमीटर का फासला था। 3 पोलिंग स्टेशन का नतीजा पास था, लेकिन हम अंदराज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बाहर हुजूम था। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह सवाल उठाया कि क्या फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार किया गया, क्या पुलिस तमाशा देख रही थी। RO साहब, आज के बयान से लगता है कि आप अपने पहले वाले बयान से हट रहे हैं। अगर माहौल बनाकर लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया तो किसी नतीजे पर पहुंचना होगा। रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन को यह बताया कि 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स में से सिर्फ 7 बयान रिकॉर्ड करवाने आए। मौसम की खराबी की वजह से पुलिस से वायरलेस पर रब्ता नहीं हो रहा था। 4 पोलिंग स्टेशन के नताइज में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और उम्मीदवार के जो फराहम करदा फॉर्म 45 हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है। जबकि इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने बताया कि DSP ने उन्हें गोली मारने की धमकी दी और पुलिस ने उनकी चादर भी छीनी। इस मौके पर नून लीग के वकील ने इलेक्शन डे पर बदनज़मी की वीडियो चलाई। एक तरफ नाजरीन वज़ीर आज़म इमरान खान 20 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि पूरे हल्के में दोबारा से इलेक्शन होना चाहिए। एक तरफ हुकूमत और इलेक्शन कमीशन एक हल्के के ज़िमनी इंतखाब को हमें शफाफ बनाने में, पुरअमन तरीके से करवाने में नाकाम नज़र आए, तो दूसरी तरफ आज सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुतालिक केस की में सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। दौरान समाअत पीपल्स पार्टी के वकील सेनेटर रज़ा रबानी ने दलाइल में कहा कि आइन वोट डालने वाले की शनाख्त जाहिर करने की इजाज़त नहीं देता। जहां वोटों की खरीदो फरोख्त होगी, कानून अपना रास्ता बनाएगा। करप्शन वोटिंग से पहले होती है, तो इसके लिए वोट देखने की ज़रूरत नहीं है। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये रिमार्क्स दिए कि ऐसा तरीका भी बता दें कि वोट देखा भी जाए और सीक्रेसी भी मुतासिर ना हो। अगर मुआयदा हो कि आधी रकम वोट डालने के बाद मिलेगी तो फिर क्या होगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि कानून मुकम्मल तौर पर मासूम और अंधा होता है, इस पर बदनीयती से अमल हो तो मसाइल जन्म लेते हैं। क्या ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि मालूम हो सके किसने किसको वोट दिया। रिश्वत वोट से जुड़ी है तो इसका जायज़ा कैसे नहीं लिया जा सकता। हर शख्स करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ है। इस सारी मश्क को ज़ाया नहीं जाने देना चाहते। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने समाअत जल्द मुकम्मल करने की इस्तदा की और ये कहा कि बुध तक केस मुकम्मल ना किया गया तो 3 मार्च को इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करवा सकेगा। अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन क्यों ज़िमनी इंतखाबात को शफाफ नहीं बना सका। सवाल ये भी अहम है कि क्या NA 75 के तमाम पोलिंग स्टेशन पर ज़िमनी इंतखाबात दोबारा से होना चाहिए। सवाल ये भी अहम है कि NA 75 के ज़िमनी इंतखाबात में जो मुबैना धांधली है इसका ज़िम्मेदार कौन है, और जिन लोगों ने ताउन नहीं किया बकौल RO ऑफिसर्स के, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई करेगा। इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खारजा अमूर अंदलीब अब्बास साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा आपका। अंदलीब साहिबा, एक हल्के के इलेक्शन ने NA 75 डस्का के इलेक्शन ने पूरे सिस्टम को बेनकाब करके रख दिया है, चाहे वो अमन व अमान का मामला हो या चाहे फिर वो शफाफियत का मामला हो। ऑपोजिशन कह रही है बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, बड़े सिस्टमैटिकली आप लोगों ने प्लान किया है इस इलेक्शन को धांधली करवाने के लिए। जब आप लोग समझते हैं कि अवाम आपके साथ हैं, आप लोग जीत रहे हैं, इवन कि आप लोग तो मुतालबा भी कर रहे थे ना कि जो इलेक्शन कमीशन है फ़ौरन नताइज का ऐलान कर दे, तो क्यों पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन नहीं करवा दिया जाता। पूरा इलेक्शन कंट्रोवर्शियल बन चुका है। जब आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है कि अवाम आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों ने जीतना है, तो पूरा इलेक्शन कॉल कर दे। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब 20 हल्कों की बात क्यों कर रहे हैं, 20 पोलिंग स्टेशन की। हाँ देखिए शाजिया, ये इनकी अपनी डिमांड थी। आपको याद है मरियम ने भी स्पीच की
और मरियम ने कहा कि जी ये 20 पोलिंग स्टेशंस में रात को ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो जब इन्होंने कहा कि जी हमें 20 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट जो है वो उस पे शुबा है, तो आपको पता है कि ये तारीख में पहली दफा हुआ है कोई भी प्राइम मिनिस्टर खुद से कहे कि जी ठीक है इस पे फिर आप रीपोलिंग करा लें। और ये वो प्राइम मिनिस्टर है जिसने क्रिकेट में भी तारीख डाली थी, जब उन्होंने एक बैट्समैन जो कह रहा था मैं नहीं मानता कि मैं आउट हूँ इंडियन, उसको वापस बुला के और कहा था दोबारा बैटिंग करो, वो अगले बॉल पे आउट हो गया था, तो तारीख सेट हुई थी। तो ये वो प्राइम मिनिस्टर है। आपको याद होगा 2013 में जब इलेक्शंस हुए तो जरदारी साहब ने उन इलेक्शंस को क्या कहा था? आरओ का इलेक्शंस। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आरओ का इलेक्शंस उन्होंने कहा था। और उसके बाद हम 2 साल मिन्नतें करते रहे इनको कि सिर्फ 4 हल्के खोल दें और कुछ नहीं, हम रीपोलिंग की बात नहीं कर, खोले। इन्होंने नहीं खोला। हम हर अदालत में गए, हम इलेक्शन कमीशन गए, और ये जिस निज़ाम की आप बात कर रही हैं ये 7 दफा दोनों मिलके आए हैं, 4 दफा पीपल्स पार्टी, 3 दफा ये, और ये 30-30 साल रहे हैं। ये निजाम इन्होंने जड़ों से नीचे तक खराब किया हुआ है। और ये अब हमें मुड़ के ये पूछते हैं कि निजाम कैसा है। लेकिन अभी हुकूमत आपकी है, आईजी आप लोगों ने लगाए हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी आप लोगों ने लगाए हुए हैं। उस दिन ना आईजी ने ताउन किया ना चीफ सेक्रेटरी ने ताउन किया। फिर समझ नहीं आ रही थी कि धुंध है, लेकिन धुंध की वजह से फोन तो बंद नहीं हो जाते ना, मौसम खराबी में फोन तो बंद नहीं हो जाते ना, फोन तो खराब नहीं हो जाते ना। तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी आप लोगों की है, इसमें भी कोई शक नहीं है। जो हुकूमतें होती है उनको ज़िमनी इंतखाबात में बढ़ाया जोता है, पूरी हुकूमती मशीनरी आप लोगों के साथ होती है, पूरे रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आईजी ना नून लीग ने लगाया है ना पीपल्स पार्टी ने लगाया है, ये चीफ सेक्रेटरी ना नून लीग ने लगाया ना पीपल्स पार्टी ने लगाया, ये लोग जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल, और इसीलिए आपको पता है कि ये अभी रिपोर्ट तो बनेगी ईसीपी की, और इन्होंने तो पहले ईसीपी को कहा कि जी बहुत खराब है, फिर कहा बहुत खुशगवार बहुत खुशगवार चेंज है, अब वो दोबारा से खराब होना शुरू हो गया। एंड में पता नहीं क्या होगा। हमने एक ओपन इनको बताया। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने जो दूसरा सेनेट का इलेक्शन है जिसपे हम कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी करें, ताकि ना धांधली हो, ना हॉर्स ट्रेडिंग हो, ना वोट बिके, और उस पे ये खड़े हैं कि जी नहीं ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, शो ऑफ हैंड्स नहीं होना चाहिए। ये वो लोग हैं। हम वहां भी कह रहे हैं जी आप, और आपको पता है इन्होंने रिफॉर्म्स के ऊपर जो बिल है, आज भी मैं आज असेंबली में थी, इन्होंने नहीं पास होने दिया। तो ये आप कह रही हैं कि ईसीपी क्यों नहीं ठीक हुआ 30 साल में? इसलिए ठीक नहीं हुआ क्योंकि इदारों को इन्होंने कानून ऐसे बनाए हुए हैं जिसमें कानून जो है वो अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि सेनेट के इलेक्शंस में इनको शो ऑफ हैंड सूट नहीं करता, तो वहां धांधली और हॉर्स ट्रेडिंग के साथ खड़े हैं। लेकिन हम तो अभी भी इस पे जो रिपोर्ट आएगी, अभी रिपोर्ट आनी है शाजिया, जाहिर है एट द एंड फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है कि बिल्कुल 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 सही। हम इनके इलेक्शन कमीशन के फैसले का मुंतज़िर हैं, और अगर वो हमें कुछ कहते हैं कि दोबारा रीपोलिंग होनी है तो हम करेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन एक आप लोगों का जो आर्गूमेंट है इसमें मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि बिल्कुल उसमें जान है कि जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, आप लोग हारे भी हैं, नौशहरा से भी हारे हैं और आप लोग वज़ीराबाद से भी हारे हैं। तो अगर धांधली करवानी होती तो ये सब कुछ वहाँ पर भी, ये सारे टैक्टिक्स वहाँ पर भी इस्तेमाल किए जा सकते थे। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आजकल हलीम आदिल शेख साहब का जो मामला है, उन पर तशद्दुद का जो मामला है, जो हुकूमत सिंध है वो बिल्कुल इसकी तरदीद कर रही है। गवर्नर सिंध ने आईजी की तब्दीली का जो है, आईजी को हटाने का जो है वो मुतालबा कर दिया है। तो ये क्या सारा मामला है? गवर्नर साहब क्यों जो है वो इस तरह जो पॉलिटिक्स है पार्टियों की उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? ये उनका काम नहीं है कि इस तरह पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हों। बिल्कुल ये विफाक का ज़ाहिर है, उनका जो अहदा है विफाक की अलामत है। तो ये क्या सारा मामला है? पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, किसी ने उनको नहीं मारा, कोई सांप नहीं छोड़ा गया। तो एक और तरफ आप लोगों ने जो है ना वो पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में क्यों महाज खड़ा कर लिया है? अच्छा, मैं इससे पहले मैं आपको एक बताती हूँ, ठीक है। हमने ये कहा कि जी हार जीत होती है, और केपी में जो सीट है वो हमारी सीट थी, और उस पे हमें लम्हा फिक्रिया है, बिल्कुल है, और हमने उसका एनालिसिस भी और वो करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो 2 सीटें हैं, आप देखें क्यों ये नून लीग इतना शोर मचा रही है, क्योंकि PP 51 का नतीजा आया, ये जीत गए। लेकिन आपको पता है कि क्या हुआ है? ये जब जीते थे 2018 में ये वजीराबाद, तो इन्होंने वहां से जो ये 59,000 इन्होंने लिए थे और 27,000 हमारे कैंडिडेट ने लिए।
इस दफा इन्होंने 53,000 लिए और हमारे कैंडिडेट ने 48,000 लिए। हमने 31,000 वोट्स गेन किया है, इन्होंने कम किया, इसमें कोई शक नहीं है। सिमिलरली यहाँ भी डस्का में भी 40,000 हम पीछे थे और हम अब देखें कि रिजल्ट क्या आता है, लेकिन जो भी आ रहा था उसमें तो लग रहा था कि नेक टू नेक है, जिसका मतलब है कि हमने 45,000 वोट हाई। अब इनको डर यही है कि इनके जो गढ़ है, क्योंकि बाकी प्रोविंसेस में तो है ये है नहीं, इनको डर है कि यहाँ जो गढ़ है ये भी इनके हाथ से ना छूट जाए, जो कि छूट गया होगा। एनीवे, आप आए कराची पे। कराची पे एक बड़ा सिंपल सा मसला है और वो मसला ये है कि जी हमारा ऑपोजिशन लीडर है, उसको उठा के गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार किस पे किया, कोई पता नहीं, जो कोई मैं बताती हूँ किस पे किया, कौन सी FIR है, मैं बताती हूँ। उन पे एक FIR, 3 FIR हैं। एक है इंक्रोचमेंट का, जब रिमूवल हुआ, जो मुबैना तौर पर जो कहा गया कि उन्होंने कब्जे किए हुए थे ज़मीनों पर, फिर उन्होंने बताया कि जब वो ऑपरेशन करने गए उनके अमले पर तोड़फोड़ की, गाड़ियों पर तोड़फोड़ की, एक FIR उस पर है। फिर सुपर हाईवे को बंद किया, एक FIR उस पर है। फिर इलेक्शन के दिन जो वहाँ पर सारा कुछ होता रहा, फायरिंग, असलहा लहराते रहे, और जिस तरीके से वो इलेक्शन वाले दिन जो एक्टिविटीज़ उनकी रही उस पर इलेक्शन कमीशन को एतराज़ था, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और FIR दर्ज हुई। ये 3 मुकदमात हैं। अब इस पर आप लोगों को क्या एतराज़ात हैं? नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि वो जो 2 मुकदमात हैं वो कब के हैं, बताएं। ये जब इंक्रोचमेंट का वो जो रिमूवल हुआ है ये तब के है, तब FIR कटी है। ये FIRs की डेट्स देखें जरा। ये 16 फरवरी को हुआ है ना इलेक्शन। नहीं, इलेक्शंस की बात नहीं मैं करें, ये जो प्रीवियस इन्होंने जो केसेस थे कि पता नहीं कौन से, ये गड़े मुर्दे वहां से उखाड़ के लाए, तो इनको बैठे बैठे वहां एकदम ये जाग आ गई। और 6 तारीख है, 6, राइट। सो बात वही है कि हम ये पूछ रहे हैं कि आए का ऑपोजिशन लीडर है, एक प्रोसेस है उस ऑपोजिशन लीडर का। हाँ। वो ये है कि जी आपने वहाँ हाउस को इन्फॉर्म करना होता है, और आपने हाउस को इन्फॉर्म करके उसकी एक कानून है, आपने अगर कानून नहीं किया वहां और उसको उठा लिया है, तो हम एज अ पार्टी इस पे प्रोटेस्ट तो करेंगे। हम ये तो कहेंगे कि जी अगर आपने केसेस पुराने निकाल के अब डालने हैं तो इसमें तो ऑब्वियसली विक्टिमाइजेशन है। तीसरी बात ये है कि अगर आप उनको ऐसी जगह पे रख रहे हैं जहां उनकी जान को खतरा है, तो हम प्रोटेस्ट तो करेंगे। तो हमने ये बिल्कुल करना है। जहां तक गवर्नर साहब का ताल्लुक है, तो गवर्नर साहब तो एक मरकज के नीचे काम करते हैं। जो IG साहब होते हैं वो भी अपॉइंटमेंट जो होती है वो मरकज की होती है। बिल्कुल। सो इसके अंदर तो कोई वो गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। नहीं, तो अगर उनके ऊपर FIR है, आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है? बिल्कुल, आप लोग वो इल्जाम लगा रहे हैं जो ऑपोजिशन आप लोगों पर लगाती है, आप लोग वो काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इनको ये अब क्यों गिरफ्तार किया, पहले क्यों नहीं कर लिया? इलेक्शन की उन्हें गिरफ्तारी तो इलेक्शन की जो वजूहात थी, जो कुछ उन्होंने इलेक्शन वाले दिन जो उनकी एक्टिविटी रही उस पर किया, और उससे पहले जो उन पर FIR हुई थी, जो उन पर मुकदमात है, वो भी उन्होंने ऐड कर दिए। तो वो यही तो कह रहे हैं कि ऐड कर करके तो फिर आप जो मर्जी कर लें। आपने अच्छा भाई 1962 में तुमने ये किया, अच्छा जी भाई 1935 में तुमने ये किया। सो द सारा बयानिया नून लीग का भी है। नून लीग का तो देखें, एक बयानिया ये है ना कि ये नून लीग यहाँ 35 साल रही हुई है। देयर इज नो डाउट कि उन्होंने पूरा अपना सिस्टम किया हुआ है। अब यहाँ हमारी हुकूमत तो है नहीं सिंध के अंदर, और सिंध के अंदर जब हुकूमत नहीं है और आप ऑपोजिशन लीडर को उठा रहे हैं और उस पर बहुत पुराने जिसको कहते हैं दफात भी उस पर लगा रहे हैं, बहुत पुराने नहीं है। नहीं, लेकिन जिस पे आपने गिरफ्तार किया और जो आपने साथ उसके ऐड कर दिए हैं, वो इट डजंट मेक सेंस। तो हम तो प्रोटेस्ट करेंगे। या हम ये कह सकते हैं कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, आपकी हुकूमत है, आपने अगर पुराने भी लगा दिए कोई बात नहीं, ले जाए इस बंदे को, ये तो हमारा हक है, हम तो हर चीज करेंगे। हमारे ऑपोजिशन लीडर को एक गैर कानूनी तरीके से उन्होंने लेके गए हैं, हम उस पर प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राहनुमा बबाज साहिबा मेरे साथ ही, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब। कंवर दिलशाद साहब, NA 75 डस्का का इलेक्शन बड़े बुरे तरीके से जो है ना वो कंट्रोवर्शियल भी हुआ है, हमारा सिस्टम भी बेनकाब हुआ है। अब सवालात उठ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और जो सूबाई हुकूमत है अगर ये एक हल्के का इलेक्शन पुरअमन तरीके से नहीं करवा सकते, शफाफियत को यकीनी नहीं बना सकते, तो जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे पंजाब में उसको ये कैसे यकीनी तौर पर पुरअमन भी और शफाफियत भी यकीनी बनाएंगे? इस सारी सूरत हाल पर आपकी क्या राय है? अपोजिशन तो समझ रही है कि हुकूमत ने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जो है ना इसको सिस्टमाइज तरीके से धांधली की है। अब आज इसकी समाअत भी हुई जिसमें बड़ी डिटेल से RO ने इलेक्शन कमीशन को जो है ना वो सारी डिटेल बताई कि क्या हुआ, कौन सा ऑफिसर कहाँ गया, किसी ने कहा धुंध में फंस गए, किसी ने कहा गाड़ी खराब हो गई। आपके नजदीक ये सारा मामला क्या हुआ? ये सारा मामला इस तरह देखा जाता है कि ये सूबाई हुकूमत की मिली भगत का नतीजा है। अच्छा। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अहम कदम उठाते हुए अपना इलामिया में तमाम खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात और जो उनके साथ सूबाई हुकूमत ने उनके साथ नारवा सलूक किया वो सारा उन्होंने कौम के सामने बयान कर दिया। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी तमाम जो उनके साथ जो प्रॉब्लम पेश आई, सूबाई हुकूमत ताबन नहीं किया, IG पंजाब ने टेलीफोन अटेंड नहीं किया। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने एक दफ़ा रात को 3 बजे कंटैक्ट, बड़ी कोशिश से कंटैक्ट हुए, इसके बाद वो भी मंजर से गायब हो गए। अब इसका मतलब यह है कि बिल्कुल मंजर से गायब हो गए। इसका मतलब यह है कि इसमें सूबाई हुकूमत का इसमें मिली भगत थी और सूबाई हुकूमत ने इमरान खान को बिल्कुल तनहा खड़ा करने के लिए उन्होंने एक बड़ी मुनज़्ज़म कोशिश की है। और इमरान खान को भी चाहिए कि एक हल्के में इंतखाब में कामयाबी नाकामयाबी होती रहती है, 2 हल्कों में तो सभी कामयाब हो गई थी। और तीसरे में साहब कि हम नौशहरा से हारे हैं, हम वजीराबाद से हारे हैं, अगर ऐसी धांधली करनी होती वहां पे भी इनकी हुकूमत है, KP में, पंजाब में भी, अगर यहाँ पे वो करवा सकते हैं तो फिर तो वहां करवाना भी आसान होता उनके लिए सब कुछ। नहीं, सारा कुछ मैं ये कह रहा हूं कि अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान यहाँ तो ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट पर 20-22 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा इंतखाब वहाँ हो जाएगा, हमेशा माजी में भी होता रहा है। लेकिन जैसे कि आपने कहा ये आइंदा जो इंतखाबात होने हैं लोकल गवर्नमेंट के वो भी सितंबर में अक्टूबर में होने की तवक्को है, तो वो भी इसी तरीके से जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मसला पैदा हो जाएगा। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अहम कदम उठाना है क्योंकि सूबाई हुकूमत के जिम्मेदार IG को बुला सकते हैं, पूछने के लिए तलब किया जा सकता है उनको इनके पास आइन के आर्टिकल 220 के तहत जब इलेक्शन होते हैं तो वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ताबे होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनको आर्टिकल 220 के तहत इनको तलब भी कर सकता है, इनको बरतरफ भी करवा सकता है और इनको अगर बड़ा अहम कदम उठाए तो इनके साथ इलेक्शन के साथ धांधली करवाने में, मुर्तकब होने में इनके खिलाफ बाकायदा FIR भी दर्ज हो सकती है। क्योंकि इनको एहसास होना चाहिए हमारी हुकूमत के अफीसरान को, ब्यूरोक्रेसी को, कि वो आइन के आर्टिकल 5 के तहत वो स्टेट के वफादार हैं। हाँ। अब इन्होंने स्टेट की वफादारी छोड़कर एक हुकूमत की वफादारी कबूल की है, उससे पूरा इलेक्शन कमीशन का ढांचा जमीन बोस हो गया है। इलेक्शन कमीशन अपनी साख को बरकरार रखने के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मैं तो कहता हूँ, मैं तो इंतहा पे गया हूँ, मैं तो कहता हूँ चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज करवाएं और इनके पास मुकम्मल इख्तियारात हैं। और इसी तरह चीफ सेक्रेटरी इसको माफ ना करें अगर इन्होंने इस पर अपना हाथ हल्का रखा या कमजोरी दिखाई या खामोशी इख्तियार की तो फिर आइंदा इंतखाबात जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं करवा सकेगा। वो इसी तरह पुलिस स्टेशन के अफसरान भी अगवा किए जाएंगे। जिसके बारे में सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमें जो फॉर्म 45 दिए गए इनमें से अक्सर पर अंगूठे के निशान ही नहीं थे, तो मामला और ज्यादा मशकूक हो गया, कंट्रोवर्शियल हो गया। ज़ाहिर है कि फॉर्म 45 है उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हाँ। वो जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 95 में लिखा हुआ है कि फॉर्म 45 पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट के दस्तखत और अंगूठे लाजमी हैं। अगर पोलिंग एजेंट दस्तखत ना करे तो उस पर जजमेंट लिखे कि उसने इनकार कर दिया, तो ये सब चीजें हैं। अगर उस पर दस्तखत नहीं है, अंगूठे नहीं है, तो वो इनवैलिड हैं।
तो ये तो एक बहुत बड़ा, फिर इसका अगर वाकया वो साबित हो गया कि फॉर्म 45 में दस्तखत नहीं है, अंगूठे नहीं है, तो फिर वो पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब करवाना पड़ेगा। फिर वो एक हल्के में 20 या 25 पोलिंग स्टेशन पर नहीं होगा, फिर पूरे हल्के में इंतखाब करवाना पड़ जाएगा अगर वो फॉर्म 45 साबित हो गया। तो सर ऐसे में आप नहीं समझते, जो बात मैंने पहले भी की, हम कह रहे थे कि बल्दियाती इंतखाबात जो होने हैं बाद में, वो तो बहुत ज्यादा फिर खौफनाक सूरत हाल में होंगे, मुश्किल हो जाएगा उसको भी ऐसी सिचुएशन में देखो, अगर इन्होंने इस मौके पर नजरअंदाज कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो आप समझे कि आइंदा इंतखाबात, बाई इलेक्शन, कौमी असम्बली के इलेक्शन या लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो है वो इसी तरह अफरा तफरी इंतशार में बाकायदा इनकाद किया जाएगा। सिविल जंग हो जाएगी, सिविल वार हो जाएगी, जैसे 7 मार्च 77 को हो गई थी। जो भुट्टो साहब ने पोलिंग स्टेशन में फ्री ऑफ ऑल कर दिया था, तो आप देखें कि मुल्क के अंदर किस अंदाज से एहतजाज हुआ, तहरीक चली है। भुट्टो साहब तो ऐसी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए किस किस्म की रिफॉर्म्स होनी चाहिए? हमेशा जब भी हमें वैसे हमारा भी बड़ा कसूर है, हमें भी रिफॉर्म्स तब याद आती हैं जब इस तरह के वाकयात हो जाते हैं। इस तरह के वाकयात से पहले कोई रिफॉर्म्स की बात नहीं करता। हुकूमतें भी रिफॉर्म्स की बात करती हैं इलेक्शंस में आने से पहले, हर पार्टी बात करती है, चाहे वो पुलिस इस्लाहात की बात हो, चाहे वो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात हो, सब बातें करते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए हुकूमत में आने से पहले। लेकिन सर आप क्या कहेंगे कि किस किस्म की इलेक्शन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि आइंदा ऐसी कंट्रोवर्सी से बचा जा सके? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ये बाकायदा इंतज़ामी इख्तियारात दिए जाएँ कि जिस हल्के में रिटर्निंग ऑफिसर के हल्के में जहां गड़बड़ हो गई है, बेकायदगी हो गई है, धांधली हो गई है, तो उस हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उसके खिलाफ एक्शन किया जाए, कार्रवाई की जाए। और उस चीफ सेक्रेटरी जो है उसको भी बाकायदा वो भी जवाब तलबी उसको भी काउंट फॉर किया जाए। चीफ सेक्रेटरी के अंडर ही होते हैं ना, सारी सूबाई गवर्नमेंट के अंडर ही होते हैं तमाम पोलिंग स्टाफ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तमाम टीचर जितने भी होते हैं, तमाम मामला। तो चीफ सेक्रेटरी को भी आप मुअत्तल इल्जाम उठाएं, IG को भी उठाएं, लेकिन सारे मामला तो उन्होंने होना है, इतना मौका ही खो दिया। इंतखाबी इस्लाहत कमेटी 26 महीने बैठी रही, कोई इसके अंदर इस्लाहत नहीं की उन्होंने। तो अब ये, लेकिन इसके बावजूद भी चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास बेपनाह इख्तियार हैं। आइन के आर्टिकल 218 के तहत वो कहीं बेकायदगी, बेजादगी हो तो चीफ मिनिस्टर को भी तलब कर सकता है, उस सूबे के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, चीफ सेक्रेटरी है, उनको भी तलब कर सकता है, उनके साथ तादीबी कार्रवाई भी कर सकता है। बड़े इख्तियारात हैं। इंतखाबी इस्लाहत का इंतजार ना करें। ये तमाम ऑफिसरान आइन के आर्टिकल 5 के ताबे हैं। तो ये अब जरा कुछ सेनेट इंतखाबात पे बात कर लें। को चाहिए, समझ नहीं आ रही ये जरदारी साहब जो दावा कर रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के बाद इमरान खान वजीर आजम नहीं रहेंगे। जाहिर है फिर उनका जो इशारा है वो तहरीक अदम एतमाद की तरफ करें कि अगर गिलानी साहब कामयाब हो गए तो हमारी वो मूव भी कामयाब हो सकती है। लेकिन समझ में नहीं आ रही कि गिलानी साहब की जीत का दावा किस बुनियाद पर जो अपोजिशन कर रही है, जरदारी साहब कर रहे हैं। अगर ये दावा एक ही सूरत में कामयाब हो सकता है कंवर दिलशाद साहब, पैसा चले या हॉर्स ट्रेडिंग हो। नंबर्स के लिहाज से बात करें तो आपको लगता है ये जीत हो सकती है गिलानी साहब की, जहां उनको 159 उनके नंबर हैं, 171 उनको चाहिए, तो कैसे इतना फ़र्क ये करेंगे पैसे के इस्तेमाल के बगैर या हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर? दरअसल पार्टी के अंदर भी बड़े इख्तलाफात हैं। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हलकों में बड़ी बेचैनी पाई जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हफीज शेख साहब ठीक है, थारो जेंटलमैन, लेकिन उनके पंजाब के अंदर, आवाम के अंदर, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के अंदर जड़े नहीं हैं। जमीनी हकायक के मुताबिक वो एक अजनबी हैं, वो पैराशूटर हैं, अजनबी हैं। अब लोगों के दिल में ये एहसास हो रहा है, हमारे एमपी तो वोट डालेंगे, लेकिन जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं वो ये सोच रहे हैं कि कल को अगर हुकूमत 2 साल बाद, वैसे भी ज़ाहिर है 2 साल रह गए इनकी हुकूमत के, तो जब हुकूमत चली जाएगी तो ये तो अपना दुबई चले जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे इनकी, ये तो हमारे साथ नहीं बैठेंगे। तो हम ऐसे आदमी को सेनेटर बनाए जो हमारे साथ रहे। तो यूसुफ रज़ा गिलानी का एक यहाँ जड़ें हैं, ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में को छोड़े, पंजाब में तो उनकी बहुत मजबूत लॉबी है, मजबूत खानदानी सियासी घराने रिश्तेदारियां हैं। तो वो लोगों को महसूस हो रहा है कि हमारे साथ रहेंगे, इनका जीना मरना हमारे साथ रहेगा। तो आप कह रहे हैं कि ये इख्तिलाफात की नजर हो सकते हैं ये इलेक्शन, ये दावा जरदारी साहब का जो है ना वो पूरा हो सकता है इन इख्तिलाफात की वजह से?
नहीं, जरदारी साहब का भी जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है वो भी कामयाब हो सकती है, जैसे उन्होंने बलोचिस्तान में सादिक संजरानी को ले आए थे। तो इसी तरह से नजर तो ये आ रहा है कि हफीज शेख के बारे में बड़ा सख्त मुकाबला है और यूसुफ रजा गिलानी के सेनेटर बनने के बड़े चांसेस हैं, अंदर पार्टी के अंदर भी है। और इसके बाद बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी सोच रही है कि हमारा तो यूसुफ रजा गिलानी से हर वक्त उठना बैठना साथ होगा। हफीज शेख से ताल्लुक कोई नहीं है, उनका तो कोई जमीन ही नहीं है, कोई ब्लॉक, ठीक है वो जैकबाबाद शिकारपुर के रहने वाले हैं, वहां और बात है, लेकिन पंजाब में उनका कोई भी असर रसूख नहीं है, जिसकी बना पर लोग सोचेंगे कि हम ऐसे आदमी को सेनेटर बनाएं जो हमारे साथ रहे। तो यूसुफ रजा गिलानी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर बन गए तो प्राइम मिनिस्टर साहब को घबराने की बात तो नहीं है, सेनेट का इलेक्शन होता रहेगा, लेकिन आदमी एतमाद की तहरीक नहीं आएगी तो फिर अपोजिशन प्रेसिडेंट पाकिस्तान से कहेंगे कि आर्टिकल 91 के तहत और ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं, बढ़ने के बाद वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान को कहेंगे कि आप आर्टिकल 91 के तहत प्राइम मिनिस्टर से कहें कि अपना एतमाद का वोट असरे नो लें। आप आइन का आर्टिकल 91 में ये प्रेसिडेंट के इख्तियारात हैं कि जब देखें कि हालात बिगड़ गए हैं, एतमाद का वोट नहीं रहा, तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान एतमाद का वोट लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर को लिख सकते हैं, रेफरेंस भिजवा सकते हैं, हदायत जारी कर सकते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पीटीआई के रुकने सिंध असम्बली ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पर सेंट्रल जेल में मुबैना तशद्दुद के मामले पर गवर्नर सिंध ने आईजी सिंध की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। गवर्नर सिंध का ये मौक़िफ़ है कि आईजी सिंध नाकाम नज़र आ रहे हैं, आईजी की तवज्जो नहीं है कि पुलिस की इज्जत बचाएं। हलीम आदिल शेख पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया है, सेंट्रल जेल में हलीम आदिल शेख पर तशद्दुद किया गया है। गवर्नर सिंध के मुताबिक हलीम आदिल शेख को जेल के सेल में बंद करके पिटाई करवाई गई। आईजी ने बताया कि जो हो रहा है वो कानून के मुताबिक हो रहा है। ऑपोजिशन अरकान की तमाम सिक्योरिटी ले ली गई है। इस वक्त सिर्फ सिंध हुकूमत के पास ही सिक्योरिटी मौजूद है। अरकान असम्बली मजबूर हैं कि वो अपनी सिक्योरिटी रखें। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सिंध का कहना था कि क्या सिंध में इलेक्शन लड़ना जुर्म है? कारकुनों के घरों में पुलिस ने नारवा सलूक अपनाया। मैं वज़ीर आज़म को तमाम इत्तला दे रहा हूँ, वज़ीर आज़म को ख़त लिख कर सूरत हाल से आगाही दी है। मैं मुतालबा करता हूँ कि आईजी सिंध को तब्दील किया जाए। गवर्नर सिंध ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मैं पुलिस को वार्निंग देता हूँ कि वो रियासत की मुलाजमत करें, पुलिस हक और इंसाफ से नौकरी दे, मजबूर ना करें कि इंतहाई कदम उठाया जाए। हम पुलिस के मामलात का संजीदगी से जायज़ा ले रहे हैं, पुलिस को किसी के तबादले तैनाती के लिए नहीं कह रहे। आज किसी के साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है। एक तरफ गवर्नर सिंध आईजी की तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुर्तज़ा वहाब ये कहते हैं कि सिंध के आईजी को धमकी देने वाले गवर्नर के ओहदे के लायक नहीं है। सिंध हुकूमत वाज़ेह अल्फाज में हलीम आदिल शेख पर सेंट्रल जेल में हमले के वाक़े की तरदीद कर रही है। लेकिन नाज़रीन, ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हैं कि हलीम आदिल शेख को सूबाई असम्बली के हल्के PS 88 मलीर में ज़िमनी इंतखाब के मौके पर कशीदगी फैलाने, फायरिंग, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात पर गिरफ्तार किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने 25 फरवरी तक मुल्ज़मान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था और तफ्तीशी अफसर को हिदायत की थी कि मुल्ज़मान को अगली समात में तफ्तीशी रिपोर्ट के साथ पेश करें। अब सवाल ये है कि हलीम आदिल शेख के जेल में तशद्दुद से मुतालिक इल्ज़ामात में सदाकत कितनी है? सवाल ये भी अहम है कि क्या गवर्नर सिंध के मुतालबे पर आईजी को तब्दील किया जा सकता है? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पीटीआई के रहनुमा मेंबर सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब आपका। फिरदौस साहब, जो कुछ हलीम आदिल शेख के साथ हुआ, सिंध हुकूमत बिल्कुल इसकी तरदीद कर रही है। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल उनके साथ कोई जुल्म नहीं हुआ, कोई उनको नहीं मारा, किसी जत्थे ने उन पर हमला नहीं किया। तो फिर क्यों आप लोग जो है वो आईजी सिंध की तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं? आप लोग क्या समझते हैं कि ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज ये, सिंध गवर्नमेंट वो पूरी वीडियो क्यों नहीं रिलीज कर देती? उन्हीं ने हलीम आदिल के जेल के अंदर आते हुए की वीडियो दिखाई है और फिर देखा कि एक पुलिस का अफसर
और हलीम आदिल भागते हुए वापस आ रहे हैं। अब आप बताइए वो भागते हुए क्यों वापस आ रहे हैं? पीछे कोई कर रहा था या हलीम आदिल भागने की कोशिश कर रहे थे जेल से, जो पुलिस अफसर उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था? ये बीच की वीडियो दिखाते नहीं है। अगर सच बोलने वाले थे मुर्तजा वहाब तो सच बोल के दिखा देते। उनके पुलिस के अफसर ने कंफर्म किया कि जेल में जिंदा सांप था। अब वो कहते हैं थैले में भर के कोई खातून लाई थी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की खातून में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि 4 फुट से बड़ा नाग जो है वो अपने पर्स में रख के लाए। और उसके बाद मुर्तजा वहाब कहते हैं कि डंडा कहाँ से है? तो मियां आप खुद ही बता दीजिए कि वो डंडा भी क्या थैले में रख के लाई थी? हाँ, ये तो सवाल वो उठा रहे हैं कि सांप भी आ गया, चले सांप आ गया तो उनके पास मारने के लिए उस टाइम डंडा अवेलेबल कैसे हो गया? वो डंडा भी कोई थैले में लेके आया। अच्छा, जहां तक सिंध आईजी का ताल्लुक है, देखिए हमें भूलना नहीं चाहिए कि सफदर साहब का जो कायदे आजम के मज़ार पे वाकया हुआ था, उसके बाद सिंध पुलिस के तमाम अफसरान ने बगावत कर दी थी। फौज ने अपने यहाँ इंक्वायरी करके एक्शन ले लिया। सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक वो इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की। इससे कि इस बात का उनके पास जवाब नहीं है कि कौन से पुलिस अफसरान थे जिन्हें तो बाकी सारे अफसरान को बरगलाया और म्यूटिनी की। इसके म्यूटिनी की सजा बड़ी सख्त है और ये आईजी म्यूटिनी के। सिंध पुलिस के ऊपर एक और इल्जाम है। रमजान घांची साहब MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनके ऊपर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने गोली मारी पब्लिक के सामने, 2 दर्जन से ज्यादा आई विटनेसेस के सामने। क्लैशनकॉफ से गोली चली, उनकी टांग जाया होते होते बची है। आज तकरीबन 2 साल हो रहे हैं इस वाक़े को, अभी तक उन्होंने उनको पकड़ा नहीं। और आपको नलायकी देखनी है, JIT रिपोर्ट उजैर बलोच की, कोई विटनेस आ ही नहीं रहा। 8 केसेस में बरी हो चुके हैं। पुलिस कोई एहतजाज नहीं कर रही कि हमने इतनी मुश्किल से सारा एविडेंस जमा किया, JIT लिखी, सब कुछ किया। अब ये प्रोसिक्यूटर जनरल साहब जो है तो आप कह रहे हैं पुलिस पॉलिटिसाइज्ड है मुकम्मल तौर पर? ऐसा नहीं है। आगे आप उम्मे रबाब का केस देख लीजिए चांडियों के खिलाफ। उस बेचारी बच्ची को तकरीबन 5 साल जद्दोजहद करनी पड़ी है कि उससे पहले के उसके नामजद लोग जो हैं वो पकड़े जाए। इससे कि चांडियों का राज है, हर जगह जो है इनकी बदमाशी है। ये एजाज जखरानी जो जेल के इस वक्त एडवाइजर बने हुए, अपने इलाके के खुद सबसे बड़े बदमाश हैं। तो ऐसे में फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन होगी? गवर्नर साहब ने तो खत भी लिख दिया प्राइम मिनिस्टर को कि IG सिंध को बदला जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर कोई जवाब दिया? उनका क्या रिएक्शन है इस सारे वाक़े पर? जी, मैं अभी तक प्राइम मिनिस्टर साहब क्योंकि श्रीलंका की ट्रिप पे गए हैं, उन्होंने बाकायदा इस बात के ऊपर होम मिनिस्टर साहब को कहा है कि जाके बात करें चीफ मिनिस्टर साहब से और उनको कहें, हमारे लिहाज से तो यही कहा होगा कि वो अकल के नाखून ले। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बकौल आप लोगों के पॉलिटिकल जो है ना वो विक्टिमाइज किया जा रहा है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है? क्यों? पीपल्स पार्टी तो खुद इसके मुखालिफ है। वो तो खुद कहते हैं कि सियासी इंतकाम का निशाना ना हमारी हिस्ट्री नहीं है, ना हमने कभी बनाया। वो तो अपने इस मौके पर कायम है आज भी। मैं समझता हूं कि ये पीपल्स पार्टी का झूठ बहुत दफा एक्सपोज हो चुका है। जितनी दफा वो जबान से कहते कुछ है करते कुछ है। अभी आपको हालिया लेनी है तो उनका मिसाक जमहूरियत में लिखा हुआ था कि हम सेनेट के वोट को ओपन कर देंगे, लेकिन जब वक्त आया तो कहते हैं हमें सीक्रेट बैलेट चाहिए। ये इनका हिपोक्रेटिक जो एटीट्यूड है ये इनके हर एक्शन में नजर आता है। मैं आप जितनी मिसालें कहेंगी मैं दे दूंगा, लेकिन बात सारी है कि अगर इतना अच्छा निज़ाम है सिंध हुकूमत का तो सिंध की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी खराब क्यों रही? रेंजर्स अभी भी शहर कराची में 1984 से आई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल 36 साल हो गए। पुलिस को क्यों नहीं किसी और शहर में पाकिस्तान के आप रेंजर्स को इस तरह रोज गश्त करते देखती हैं? तो ये किस बात की सबूत है कि सिंध हुकूमत एक अच्छी पुलिस फोर्स कायम करने में नाकाम हो चुकी है। फिरदौस साहब, आखिरी सवाल का जवाब दे दें। हलीम आदिल शेख साहब की सेहत कैसी है, उनकी हालत कैसी है? उनके हौसले बहुत बुलंद हैं। उन्होंने जो बात कही कि उनको जदो को किया गया, उनकी टांग में पहले एक रॉड डली हुई थी और उनको जो ठुड्डे मारे हैं उनकी टांग के ऊपर, उसकी वजह से उनकी टांग में शदीद तकलीफ है इस वक्त। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे, थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के सीनियर अफसरान के थिंक टैंक ने पुलिस इस्लाहात के लिए पंजाब में आला हुकाम के लिए सिफारिशात का मुसव्वदा तैयार किया है। आए रोज़ मीडिया पर भी ये बहस होती है, हर कोई ये बहस करता नज़र आता है कि पुलिस में रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब पुलिस और अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के मुश्तरका तौर पर शुरू किए गए पुलिस अवाम साथ साथ एक प्रोग्राम के तहत सीनियर पुलिस हुकाम इकट्ठे हुए। सीनियर पुलिस अफसरान के थिंक टैंक को 3 वर्किंग ग्रुप्स में तकसीम किया गया, जिनमें रिटायर्ड IGPs शामिल थे। थिंक टैंक की इस मश्क का असल मकसद पंजाब पुलिस को शहरियों पर मबनी पुलिस सर्विस में तब्दील करने के लिए इस्लाहात का एक रोड मैप बनाना था। थिंक टैंक के ग्रुप ने इस बात की निशानदेही की कि पुलिस में हर सतह पर क़यादत का फुकदान है, पुलिस अहदेदारों के ज़रिए इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, फिर पुलिस अफसरान की जानिब से इक़्तिदार में आने वालों को फराहम की जाने वाली गैर ज़रूरी हिमायत और फिर गैर मुतनासिब फ़ंड्स मुख्तस किया जाना भी सलाहियतों की तामीर और कारकर्दगी की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है। थिंक टैंक के ग्रुप ने शहरियों के इत्मीनान, आरा, मंजूरी, रजामंदी, शिरकत और शमूलियत से जुर्म, आदाद शुमार, गिरफ्तारियों और तमाम ऐसे इक़दाम से लेकर मौजूदा कारकर्दगी के जायज़े के म्यार पर में तरमीम की तजवीज़ पेश की। थिंक टैंक के ग्रुप की जानिब से 360 डिग्री परफॉर्मेंस जांचने के निज़ाम को भी मुतारिफ करवाने की सिफारिश की गई है, जहां पुलिस एहलकार और शहरी दोनों बग़ैर नाम ज़ाहिर किए एक दूसरे के तर्ज़ अमल की तशख़ीस कर सकते हैं। थिंक टैंक के ग्रुप की जानिब से यह भी कहा गया है कि बेहतर निगरानी और जांच पड़ताल के तरीक़ों और 8 से 10 घंटों की शिफ्ट सिस्टम के साथ एक डिजिटल फीडबैक सिस्टम पर सख्ती से अमल किया जाए। महकमा पुलिस को दरपेश अहम मसाइल का जिक्र करते हुए थिंक टैंक से मुंसलिक पुलिस अफसरान ये समझते हैं कि पुलिस के ऑपरेशन मामलात में सियासी मुदाखलत एक सबसे बड़ी रुकावट है। अब सवाल ये है कि महकमा पुलिस को सियासी मुदाखलत से कैसे निकाला जा सकता है। ये भी सवाल अहम है कि वसाइल की कमी पुलिस की कारकर्दगी को आखिर किस हद तक मुतासिर करती है। ये भी एक अहम सवाल है कि क्या सियासी जमातों ने मुल्क में पुलिस इस्लाहात के लिए आज तक कोई काम क्यों नहीं किया, क्यों इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन करें साबिक IG जुल्फ़िकार चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार चीमा साहब आपका। जुल्फ़िकार चीमा साहब, ये कोई बात नहीं है कि हमारे पुलिस पर ये इल्ज़ाम लगे या ये कहा जाए या ये बहस चले कि पुलिस में सियासी मुदाखलत होती है, ज़ोर से काम लिए जाते हैं, जिसकी हुकूमत होती है उसी का डंडा चलता है। तो आपको क्या लगता है कि अब कितना ज़रूरी है कि इन ऑपरेशनल मामलात में जो थिंक टैंक ने भी इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि सियासी मुदाखलत से पाक होना चाहिए, तो सर ये कैसे हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने इंट्रो बहुत अच्छा शेयर किया हमारे साथ और अपने नाजरीन के साथ, लेकिन जब आप ये बात कर रही थी तो यकीन जाने की हंसी आ रही थी कि क्या रिफॉर्म और किस तरह की ये बात करते हैं कि जी फलां अमेरिका के साथ कोलैबोरेशन और फलां मुल्क के साथ बुनियादी चीज़ें हैं जो बुनियादी बात सब जानते हैं, सर्विंग ऑफिसर्स भी रिटायर्ड भी, कि अवाम को चाहिए ऐसी पुलिस जो ईमानदार हो, जो न्यूट्रल हो और प्रोफेशनल हो। यानी ईमानदारी और न्यूट्रलिटी, ईमानदारी और गैर जानबदारी बुनियादी खूबियां, बुनियादी खुसूसियात हैं जो पुलिस में होनी चाहिए। बिल्कुल। अभी ये जो 2-4 दिन से आप लोग जो हर रोज प्रोग्रामों में ये चल रहा है, इतना शोर मचा हुआ है, और जाहिर है कि आप अगला क्वेश्चन भी आपने वही पूछना है। ये जो बाई इलेक्शन में हुआ और बाई इलेक्शंस में जो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बारे में इतना शोर मचा हुआ है, तो ये कहाँ की बातें कि जी पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस जो बड़ी बुरी तरह इन्वॉल्व हुई है। पहले तो मैं समझता हूं कि ये जो थिंक टैंक बने हैं, 3 रिटायर्ड IGs पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाएं और इसकी इंक्वायरी करें कि किस किस लेवल पर पुलिस अफसरों की इन्वॉल्वमेंट हुई है और वो इनके लिए सजा तजवीज करें। देखें, ये तो इलेक्शन कमीशन में हेयरिंग चल रही है ना, इलेक्शन कमीशन सारी चीजों को डिटरमिन करेगा। हाँ, करेगा। देखें, 2-3 चीजें हैं इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है।
एक तो ये है कि जो मीडिया में नजर आया और जिसकी एविडेंस मिली, इररिफ्यूटेबल एविडेंस, कि वजीराबाद में भी बाई इलेक्शन था, डस्का में भी, और दोनों जगहों पे पुलिस और इंतजामिया बड़ी मैसिवली इन्वॉल्व हुई और पार्टी बन गई, जानबदारी उसने इख्तियार की, और एक पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी के लोगों को वो आखिरी रात तक अरेस्ट करती रही, हरासा करती रही, और इलेक्शन वाले दिन जिस तरह आपने देखा कि डस्का में सैकड़ों लोग बाहर खड़े, लंबी कतारें उनको वोट पोल करने से रोकती रही। लेकिन वजीराबाद का इलेक्शन तो हार गई ना, हुकूमत हार गई। अगर इस्तेमाल करना था फिर पूरे तरीके से इस्तेमाल करते सुने ना। नहीं, उसमें भी कई जगहों पे प्रिजाइडिंग अफसर पकड़े गए, और जो 600 का 1600 बनाते रहे, 250 जेली वोट उसमें ऐड करते रहे, कई जगहों पे पकड़े गए। वो खामोश इसलिए हो गए कि वो समझते हैं कि हम जीत गए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात मैं करने लगा वो ये है, देखें 20 या 23 प्रिजाइडिंग अफसर, यानी एक पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज प्रिजाइडिंग अफसर कहलाता है। वो गिनती के बाद जब उन्होंने रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में जाके बक्से जमा कराने थे, उस रास्ते में वो गायब हो गए, या गायब कर दिए गए, या अगवा कर लिए गए, जैसे भी हुआ। ऐसा काम या ऐसी कार्रवाई हुकूमती मदाखलत के बगैर नहीं हो सकती। ज़ाहिर है हमारी 35 साल की सर्विस है, हमने ये चीजें हम जानते हैं। अच्छा, अगर हुकूमत की मदाखलत नहीं है, एक ऑफिसर ने तो नाम लिया कि तो स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर्स आए। सुने मेरी जरा बात पूरी काइंडली जरा हो लेने दें। अगर ना होती स्पेशल ब्रांच भी वही पुलिस का ही ना, अगर ना होती तो प्राइम मिनिस्टर साहब का, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का नेचुरल रिस्पांस क्या होता? वो उस पर अफसोस का इजहार करते, तशवीश का इजहार करते, उसकी मजम्मत करते और इंक्वायरी का हुक्म दे देते। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद फिर जो प्रेस रिलीज आ गई इलेक्शन कमीशन की, उसने हर चीज क्लियर कर दी। बिल्कुल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी इलेक्शन के दौरान पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उसके अंडर आ जाती है। वो कॉलिंग करता रहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आईजी को, चीफ सेक्रेटरी को, इन्होंने कॉलिंग तक नहीं सुनी। उसका क्या मतलब है? उसका साफ मतलब है कि वो लोग इन चीजों में इन्वॉल्व हैं। अब जाहिर है कि वो इंक्वायरी कर रहे हैं, और इंक्वायरी में अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट साबित होती है तो वो जाहिर है आइन के तहत भी, आइन के आर्टिकल्स के तहत, इलेक्शन लॉज के तहत, पाकिस्तान पीनल कोड के तहत वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और मेरी इतलात यही हैं कि ऑपोजिशन भी और शायद इलेक्शन कमीशन को भी यही चाहिए कि जो इन्वॉल्व हैं वो उन्होंने जुर्म का इर्तिकाब किया और उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, केसेस दर्ज होने चाहिए। सर, ये क्या सिर्फ तहरीक इंसाफ के दौर में हो रहा है? क्या पुलिस जानिबदार सिर्फ तहरीक इंसाफ के दौर में हो रही है? इससे पहले कभी नहीं हुआ क्या? देखें मैं यही तो बात करने लगा हूं कि इन्होंने ख्वाब दिखाए थे, इमरान खान साहब ने, और लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को ये उम्मीदें थी। इनका तो इलेक्शन स्लोगन ही यह था कि मैं डीपोलिटिसाइज करूंगा सर्विसेज को। अनफॉर्चुनेटली जब रिटायर्ड लोग आपस में बातें करते हैं, सर्विंग लोग बातें करते हैं, तो वो कहते हैं कि इनके दौर में सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस हुई है, इन्होंने पोलिटिसाइज कर दिया। इसीलिए 5 आईजी चल नहीं सके, जिन्हें बदला गया। यही वजह है। हाँ, बेशुमार चीजें हैं। और अब वाज़ेह हुक्म है जो फील्ड के अफसरान हैं कि या तो जाती नौकर की तरह बिहेव करो पीटीआई के, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, निकाल देंगे। अच्छा, ये सर्विंग ऑफिसर्स को अहकामात दे दिए गए हैं। तो कर रहे हैं, बेचारे कर रहे हैं। और कई जो फाइनेंशियली ऑनेस्ट हैं वो भी अपनी न्यूट्रलिटी और गैर जानबदारी बचाने में नाकाम हो गए हैं। और वो उन्हें कहा गया कि तो शिकायतें करती है, ब्यूरोक्रेसी इनके साथ ताउन नहीं करती है, वो चलना नहीं चाहती है, बहुत से मामलात में ब्यूरोक्रेसी ही रुकावट है। सर, ये हुकूमत तो शिकायतें करती नहीं थकती है, पहले दिन से लेकर आज तक। आप अच्छा जी, आप पता कर लें कि फील्ड में क्या पोजीशन है। यही वजह है कि ऑनरेबल अफसर जो हैं वो फील्ड में काम नहीं करना चाहते। मैं मसलन मेरा जिला है गुजरांवाला, वहां एक यंग अफसर
ज़ाहिर है उसमें स्पिरिट, यंग अफसरों में स्पिरिट होती है, जज्बा होता है। तो उसने अपना जो डिस्ट्रिक्ट हेड है उसके सामने, यंग अफसर का नाम है तसव्वुर, उसने कहा कि जनाब ये जो चीजें हो रही हैं गलत हैं। उसने मेरिट का लफ्ज इस्तेमाल किया कि सर हमें मेरिट पे चलना चाहिए, केसेस की इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे होनी चाहिए। वैसे तो उसने कहा ये मेरिट अपने पास रखो। अच्छा, ये मेरिट अपने पास रखो, आप चेक कर लें, इंक्वायरी करा लें। अब उस बेचारे को जो यंग अफसर है, ऑनेस्ट ऑफ राइट है, आप देख लेना, उसको तब्दील कर दिया जाएगा। 1-2 दिन में आप अपने नुमाइंदे से पता कर लें, उसको हटा दिया जाएगा। देखें, अब आप मुझसे पूछें वे आउट क्या है, इसका क्या तरीका है कि इस चीज को रोका जा सके। बिल्कुल। देखें, उसके कई तरीके हैं। एक तो यह है कि प्रिजाइडिंग अफसर के पास जब 5 बजे पोलिंग खत्म हो जाती है तो सारे उम्मीदवारों के वहां पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनकी मौजूदगी में गिनती होती है। गिनती मुकम्मल हो जाए तो प्रिजाइडिंग अफसर भी साइन करता है और वो जो नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव एजेंट, वो भी साइन करते हैं। वो जब साइन शुदा रिजल्ट तैयार हो जाए तो उसी वक्त उसका फोटो लेके वो उधर ही उनकी मौजूदगी में व्हाट्सएप कर दे रिटर्निंग अफसर को। बिल्कुल। उसके बाद जब घंटे बाद, 2 घंटे बाद जब ये बक्सा लेके जाए तो जो व्हाट्सएप में मैसेज है जो दिया हुआ है उससे वो टैली करे। ऑलरेडी प्रूव हो। वन। अच्छा। नंबर 2, जब ये जो गिनती मुकम्मल हो जाए तो जाहिर है कि उन्हें गाड़ी प्रोवाइड की जाती है। गाड़ी में वो अपना बक्सा और रिजल्ट लेके जाता है रिटर्निंग अफसर, यानी ओवरऑल जो इंचार्ज होता है। नेशनल असेंबली में कोई 300-325 पोलिंग स्टेशन होते हैं, तो उसके दफ्तर में जाना होता है, वहां सब इकट्ठे होते हैं। तो वो अकेला ना जाए, उसमें जो बड़ी पार्टियों, पहले 3 पार्टियां जिनके वोट निकल रहे हैं, उनके नुमाइंदे यानी पोलिंग एजेंट्स उसके साथ हों। सही। और साथ एक रेंजर्स का गनमैन हो, यानी वो साथ जाएं और जाके उसको हैंड ओवर करें। सही। ठीक है जी। और नंबर 3 सर, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के गायब होने का मामला क्या है? देखें, गायब होना जो है ये मैंने जिस तरह पहले कहा कि ये उस दौरान गायब होते हैं ना, जब वहां से तो निकल गए, रिजल्ट उनको दे दिया। हाँ। अब उस रास्ते में यानी पोलिंग स्टेशन के और रिटर्निंग अफसर का जो दफ्तर है उसके दरमियान से गायब होते हैं। हाँ। अगर वो एजेंट साथ हों तो गायब कैसे होंगे? बिल्कुल सही। ना, यही तो कह रहा हूं ना। अच्छा, गायब या किए जाते हैं या फिर उनको बाय किया जाता है, खरीदा जाता है। सही। तो अपनी मर्जी से वो फिर उनको इकट्ठा किया जाता है किसी जगह, और वो फिर 600 का 1600 बनाया जाता है, 800 का 1800 बनाया जाता है, और देखा जाता है किस तरीके से हम जीते हैं, और फिर उनको जेली रिजल्ट। पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है। अच्छा, आखिरी। हाँ जी सर, जरा मेरी एक बात सुन लें। आखिरी ये है, पोलिंग स्टाफ की तैनाती जो है वो बड़ी खुफिया रखी जाए। सही, बहुत शुक्रिया। साबिका आईजी चीमा साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।